एनसीईआरटी हाइलाइट सीरीज में आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे चैप्टर की डिस्कशन करने वाला हूं जो कि हाईली वेटेड चैप्टर है। चाहे आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर जेई मेंस की या एडवांस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो जहां पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और इससे आपको मिनिमम 2 सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या क्या बातें हमें इस चैप्टर के बारे में बताता है। सबसे पहले कहने लगता है कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड ओ यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है तो उसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाएगा। कहने लगता है कि अगर एल्डिहाइड की डिस्कशन करें, एल्डिहाइड के एक तरफ आपको आर ग्रुप यानी कि कार्बन बेस ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है। हालांकि यहां पर हाइड्रोजन यदि हो तो उसका कॉमन नेम आप मुझे बताएंगे। ये बाबू कौन है? HCOH, इसका कॉमन नेम भी और इसका IUPAC नेम, दोनों नेम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तब इस केस में दोनों को ही एल्डिहाइड बोला जाएगा। यदि मैं दोनों तरफ कार्बन बेस्ड मोइटी लगा देता हूं, ग्रुप्स लगा देता हूं, तो उसे कीटोन कहा जाएगा। अगर एक तरफ कार्बन बेस्ड ग्रुप लगाता हूं और दूसरी तरफ OH लगा देता हूं तो उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। हालांकि यहां पर H को भी यूज किया जा सकता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसका कॉमन नेम और साथ ही साथ इसका IUPAC नेम दोनों लिख करके बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर कहता है अगर आपने एक तरफ को आर और दूसरी तरफ हेलोजन को लगा दिया तो उस कंपाउंड को हम एसिड हैलाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे? एसाइल हैलाइड भी कह सकते हो। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहां मैंने Cl लगा दिया, इस कंपाउंड का नाम क्या है? और बताइए क्या ये स्टेबल होता है? क्या ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है क्या? अगर ये स्टेबल नहीं होता है तो इसके टूट जाने से क्या क्या मिलता है? टूट जाने से क्या क्या मिलता है? देखो, एक बार मैंने देखा था, एक कमेंट में आया था कि सर जो आप सवाल पूछते हैं तो उसके आंसर भी दे दिया करिए। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं आंसर ही दे दूंगा तो फिर मजा नहीं है ना सवाल पूछने का। तो जब भी आपको लगता है किसी भी सवाल में आप अटक रहे हैं तो जरूर उस सवाल को टाइम स्टैम्प के अनुसार लिख दो, मैं आऊंगा और कमेंट बॉक्स में आंसर आपका कर दूंगा। मेरा सवाल यहां पर क्या था कि HOCl जो है क्या वो स्टेबल है? अगर स्टेबल नहीं है तो वो टूट करके क्या बनाता है, उसका आंसर आपको करना है। अगर एक तरफ R लगा है यानी कि कार्बन बेस ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ NH2 लगा दो तो इसे अमाइड कहेंगे। मेरा अब आप लोगों से सवाल है कि HC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम क्या होता है? सर आप इतना सब कॉमन नेम के बारे में पूछ रहे हो तो पढ़ा ही दो ना किस दिन कॉमन नेम। तो बच्चों कॉमन नेम का एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देखेंगे। नीट एंड जेई का जो फाइनल स्प्रिंट करके एक प्लेलिस्ट है, नीट एंड जेई, जेई की नाम से लिखा है मैंने, जेई फाइनल स्प्रिंट है। आप उसमें जाकर के कॉमन नेम्स को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी तक इस चैनल पर सिर्फ 10 12 15 वीडियोस ही हैं, आपको आसानी से वो मिल जाएगी। कॉमन नेम जरूर देखना। अब यहां पर एक तरफ मैंने आर ग्रुप लगा दिया है, दूसरी तरफ OR लगाया है। अब यहां पर हाइड्रोजन लगाना अलाउड है लेकिन इस तरफ आप OH नहीं कर सकते। OH कर देने से क्या हो जाएगा? वो तो एसिड बन जाएगा। अब ये कौन आया है? एसिड एनहाइड्राइड आया है। एक तरफ R दूसरी तरफ भी R डैश, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। आप एक तरफ H दूसरी तरफ भी H लगा सकते हो। बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि दे ऐड फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर। कौन ऐड करते हैं भाई? ये तो एस्टर की बात कर रहा है। एस्टर क्या करते हैं? फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर ऐड करते हैं। एक कमाल का एक मॉलिक्यूल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना वनीला आइसक्रीम वगैरह, तो बस वही है वनीला बीन्स। जो वैनिलीन होता है ना वो वनीला बीन से निकाला जाता है, उसके अंदर स्मेल होती है, अपनी खुशबू होती है उसकी। ये है उसका स्ट्रक्चर वैनिलीन का। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आया कि तो एल्डिहाइड है। स्पेसिफिकली क्या है? ये तो बेंजल्डिहाइड भी है सर, नीचे तो फिनोल वाला फ्रेमवर्क भी है और ये तो OR ग्रुप भी लगा हुआ है। तो काफी सारी चीजें इसके साथ लगी हुई हैं। सैलिसल्डिहाइड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जरूर स्टडी करना। ये मिडो स्वीट से मिलता है, इसके बारे में ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आता है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमन सुना होगा ना आप लोगों ने, किचन में आपके माताएं या बहनें जो भी, या आप पापा कभी भी कोई भी किचन में काम करता हो तो सिनेमन के बारे में नाम जरूर सुना होगा। नहीं सुना है तो एक बार उनसे पूछना जरूर। ये होता है सिनेमल्डिहाइड। कैसा स्ट्रक्चर इसका? ये है पीएच यानी कि ये वाली बेंजीन वाली रिंग को मैं पीएच कह रहा हूं। ये है मेरा CH कंपाउंड। क्या है? CH है, इसके साथ लगेगा डबल बॉन्ड, फिर CH आएगा, फिर C डबल बॉन्ड OH आएगा। इसे कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, याद रखना सिनेमल्डिहाइड।
ऑलराइट, अब एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। यहां देखो कुछ कॉमन नेम्स है। ये है रहा आपका एसिटल्डिहाइड, ये है बेंजल्डिहाइड, ये है अल्फा बीटा। बीटा पे कौन है? ब्रोमो। तो बीटा ब्रोमो 4 कार्बन को 1 2 3 4 बहुत ही डिटेल में तमीज से मैंने वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को और साथ ही साथ कॉमन नेम को सिखा रखा है उस लेक्चर के अंदर। आप प्लीज उसे देखना, मैं लिंक भी ऊपर डाल दूंगा। तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा गामा है। तो हमें तो बीटा पर लगा हुआ कुछ दिख रहा है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? इस 4 कहेंगे। 4 को ब्यूटायर कहा जाता है। जैसे एक कार्बन को फॉर्म कहा जाता है, 2 को एसिड कहा जाता है, 3 को प्रोपियोन, 4 को ब्यूटायर, 5 को वैलर कहा जाता है। ये रहा एसीटोन जो कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है। एसीटोफिनोन, ध्यान रखना, एक तरफ फिनाइल दूसरी तरफ CH3। अगर दूसरी तरफ आपने इथाइल लगा दिया तो प्रोपियोफिनोन है, ये प्रोपियोफिनोन है ये। और दोनों तरफ अगर आपने फिनाइल फिनाइल लगा दिया तो उसे बेंजोफिनोन कहा जाएगा। कुछ कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है? एकदम पंखे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। सिर्फ पंखा मतलब ये रही पंखे की मोटर, ये रही एक ब्लेड, ये रहा दूसरा ब्लेड, ये रहा तीसरा ब्लेड। ऐसा ही होता है ना, 3 ब्लेड होते हैं पंखे के। कार्बन का फ्रेमवर्क कुछ ऐसा ही होता है। अब इसके ऊपर यहां आपने परपेंडिकुलर इसके एक हैंगर लगा रखा है जो सीलिंग से जुड़ जाता है। अब दूसरी तरफ भी तो पकड़ सकते हैं ना, पंखे को अल्टी पल्टी मार सकते हैं। यानी कि अब मैं अगर अपने अपने जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, अगर मैं सर उठा करके पंखे को देखूं तो मुझे नजर आ रहा है इसका डंडा जिससे ये जुड़ा हुआ सीलिंग से वो ऊपर है। मैंने पंखे को उठा करके उल्टा कर दिया तो वो नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। ऐसी ज्योमेट्री जो कि प्लेनर होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो करीबन 120 डिग्री होता है, करीबन 120 डिग्री होता है। एक बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड पाई होता है। अब देखो बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेहुदा स्ट्रक्चर है, ये एकदम बकवास घटिया स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल है कितना अनस्टेबल है। कहने की बात यह है कि कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं तो ये डेल्टा लिखना चाहूंगा, डेल्टा लिखना चाहूंगा। डबल बॉन्ड को मेंटेन करते हुए मैं एब्सोल्युटली इसको प्लस माइनस में तोड़ूंगा नहीं। अब यहां पर प्लस चार्ज आया है, प्लस चार्ज की वजह से मुझे इसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो मुझे इसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहना चाहिए। तो एक बार ये सवाल पूछा भी गया था कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है या न्यूक्लियोफिलिक होता है या बोथ होता है। तो बच्चों की हालत खराब हो गई थी। बच्चों को लगा अरे आज तक तो हमने सिर्फ इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हुए देखा है, ये तो पक्का इलेक्ट्रोफाइल होता होगा। हालांकि ये बोथ के जैसे एक्ट कर सकता है क्योंकि कार्बन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बस एक दिक्कत है, आपके पास एनसीईआरटी में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसके अंदर कार्बोनिल के ऑक्सीजन के न्यूक्लियोफिलिक नेचर का इस्तेमाल किया हो। इसीलिए आपको लगता है कि ये तो न्यूक्लियोफाइल की जैसा काम ही नहीं करता है। लेकिन बस ध्यान रख लेना, ये तो दोनों के जैसे काम करता है। लेकिन ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके एनसीईआरटी ने दिया है, मैं बहुत नाराज हूं एनसीईआरटी से कि पूरी तरीके से तुमने बॉन्ड को तोड़ करके जो प्लस माइनस लिख दिया है ना, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, स्पेसिफिकली इन दोनों लोगों के लिए कि हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। हालांकि मैं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में इस चीज को आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, वो सारे मेथड आपको बताऊंगा। लेकिन आपको फिर भी यहां पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हम लोग KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग K2Cr27 एसिडिक मीडियम में ही दोनों को, और हम यूज करते हैं CrO3 पानी के साथ, CrO3 पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप CrO3 को डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा, अगर सेकेंडरी है तो उसे कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाया जा सके, तो हम लोग ये तो है सोआ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम लोग यूज करेंगे मोआ। मोआ क्या होता होगा सर? मोआ होता है PCC यानी कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ये यूज करेंगे हम लोग। हालांकि कॉपर या फिर सिल्वर को भी 573 केल्विन पर हीट करें तब भी वही सेम बात होती है। तो अच्छा जी, अब डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर लेते हैं।
तो मैंने अभी जो बात बोली थी कॉपर और सिल्वर वाली, वो यहां लिखी हुई है कि अल्कोहल के वेपर को अगर आपने हैवी मेटल कैटलिस्ट जैसे कि सिल्वर और कॉपर के थ्रू पास किया तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाते दिखेंगे, टर्शरी एल्कीन बना देता है। टर्शरी क्या बनाता है? एल्कीन बनाता है। हाइड्रोकार्बन से करेंगे तो क्या होगा? ओजोनोलाइसिस करेंगे एल्कीन की, ओजोनोलाइसिस करेंगे एल्कीन की। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल जाता है, इसको एक ऑक्सीजन दे देना, इसको एक ऑक्सीजन दे देना ओजोनोलाइसिस से। अगर तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है तो आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना करके छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है तो आप एल्डिहाइड का एसिड बना देंगे, कीटोन को कीटोन ही रखेंगे, कीटोन को कीटोन ही रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। मैं अब जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको मैं माइंड मैप भी दूंगा, तो उससे रिएक्शंस देखने में आसानी हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चों एक बार एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, चीजों को एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस रहे कि हमने एनसीईआरटी को पूरा तो पढ़ लिया ना। अब हाइड्रेशन करनी है अल्काइन की, आप पानी डालेंगे इथाइन के ऊपर या किसी भी अल्काइन के ऊपर H2SO4 का इस्तेमाल करते हुए, साथ में थोड़ा सा कैटलिस्ट के रूप में HgSO4 को यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है? एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को कुचरो रिएक्शन कहते हैं, कुचरो रिएक्शन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखो एनसीईआरटी ने सारी की सारी बातों को थोड़ी सी जगह में समेट दिया, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में इन चीजों का, या हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, या फिर हेलोल्केन हेलोरीन चैप्टर में इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से जिक्र हो रखा है। जैसे ये कह रहा है यहां हो रखा है, ये यहां पे भी यही कह रहा है, यहां पर भी यही कह रहा है, यहां पर भी ऐसा कुछ कह रहा है, तो इसका मतलब पुरानी बातें हैं। अगर आपको तकलीफ आ रही है तो मैं जैसे ही बाकी और चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डालूंगा तो आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड स्पेसिफिक मेथड देखते हैं। हम पैलेडियम और बेरियम सल्फेट यूज करेंगे। ये बेरियम सल्फेट यहां पर पॉइजन का काम करेगा। पॉइजन क्या करता है? कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देता है, तो इसे रोजनमंड रिडक्शन कहा जाता है। ये रहा H2। ऑफ कोर्स मेटल तो चाहिए, पैलेडियम BaSO4 डाल दिया एज अ पॉइजन, तो बेंजाल्डिहाइड मिल गया। देखो अगर मैंने BaSO4 ना डाला होता तो मुझे बेंजाइल अल्कोहल मिलता। नाइट्राइल एंड एस्टर की हमको करनी है रिडक्शन। मैंने यूज किया RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर अगर आपने SnCl2 and HCl डाला तो उससे पहले इमीन मिलता है। क्या मिलता है? इमीन मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इमीन होते हैं वो पानी में स्टेबल नहीं होते, तो ये रिएक्शन आपको यहां से लेकर के यहां तक ही रोकनी है। बीच में इमीन तो आपको सिर्फ बताने के लिए है कि इमीन बनता है, आप रोक नहीं सकते इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? स्टीफन रिडक्शन कहा जाता है। तो आपको बात समझ में आई होगी। RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को SnCl2HCl, यदि आपको देखने को पानी ना मिले कि पानी तो है ही नहीं, तो क्या आप इमीन बना के छोड़ेंगे? जी नहीं, आप एल्डिहाइड बना करके छोड़ेंगे, साथ में ऑफ कोर्स अमोनिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर मैं नाइट्राइल को ही डाइबल H यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको डिबाल H भी कहते हैं, उससे आपको ऐसा लिखना भी आना चाहिए, फॉर्मूले से भी पता होना चाहिए कंडेंस तरीके से, और अल्यूमिनियम के साथ ऐसा भी पता होना चाहिए। ये है मेरा आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, और ये एक हाइड्राइड है। 1 2 3 4 कार्बन है। ये देखो, ये रहा आइसो वाला फ्रेमवर्क, ये रहा पूरा का पूरा ब्यूटाइल। डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड है। यदि मैं ऐसे भी लिख के दे दूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए, कंडेंस्ड फॉर्म में ऐसे लिख करके दे दूं तब भी समझ में आना चाहिए, या मैं डिबाल एच लिख करके दे दूं तब भी समझ में आना चाहिए। अब देखो कमाल की बात यह है कि नाइट्राइल फिर से रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड बना रहा है। बात समझ में आई। फिर से देखो ये वाला C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन फिर से एल्डिहाइड बन गया। इसने का एल्कीन को छुआ तक नहीं, एल्कीन का कुछ नहीं किया है इसने। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एस्टर्स को भी हम डिबाल एच से रिड्यूस कर सकते हैं। ये रहा एस्टर, हाइड्राइड आएगा, मुक्का मारेगा, इसको यहां से निकाल देगा, बन गया आपका एल्डिहाइड। ध्यान रखना दोस्तों, डिबाल एच जो होता है एस्टर को भी निपटा देता है। वेरी नाइस। हाइड्रोकार्बन की बात करें, हालांकि पुरानी रिएक्शंस हैं, फिर भी मैं बताऊंगा कि आप मिथाइल बेंजीन की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर जेई मेंस जो हमारा अभी सेशन नंबर 1 हुआ है उसके ऊपर सवाल आया था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टोलुइन को और उसके डेरिवेटिव्स को बेंजोइक एसिड में कनेक्ट कर देता है।
यानी कि बस समझने वाली बात यह है कि आपके पास कुछ ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए। बेंजीन है, एक यहां पर एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, बाकी कुछ भी जोड़ दीजिए तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है। हालांकि कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जो एडवांस के लायक के केसेस होते हैं, जहां पर इनमें से कोई भी चीज अटैच्ड नहीं होती है, इनमें से कोई भी टी हाइड्रोजन अटैच्ड होती ही नहीं है, फिर भी क्या कर देता है, यहां पर कार्बन ऐसी है, मान लीजिए ऐसा लगा है, फिर भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। हम उन खास केसेस की डिस्कशन फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि कार्बन के पास एक ऐसी हाइड्रोजन होनी चाहिए जिसके चलते ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है। जितने भी कार्बन इसके साथ लगी हुई हो, सारी की सारी ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो इट इज पॉसिबल, however it is possible to stop the oxidation of aldehyde to aldehyde stage with suitable reagent that converts a methyl group to the intermediate that is difficult to oxidize further। समझ में आ रही है मेरी बात? अब ये कहना क्या चाह रहा है, बात यहां पर कुछ और चल रही है। क्या है कि मिथाइल बेंजीन से मैं कुछ और ऑक्सीडेशन करना चाह रहा हूं। अगर मैं पूरा का पूरा उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसका पहला मेथड क्रोमाइल क्लोराइड से करेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड का कलर क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन क्या होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सारी बातें आप मुझे बताएंगे। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, यहां पर मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताना, यहां पर मुझे आप इसकी शेप बताना। ये 3-4 सवाल मुझे आंसर करके दे देना। देखो मैंने ये यूज किया, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहिए तो यहां पर CCl4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देना, यहां पर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। पानी डालेंगे तो अब बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ईटार्ड रिएक्शन है। अगर आप चाहते हैं तो मैंने नेम रिएक्शंस का भी पूरा का पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रखा है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। अगर आप क्रोमिक ऑक्साइड का यानी कि CrO3 का ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए साथ में आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। टेम्परेचर कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि 0 से 10 डिग्री के आसपास, 0 से 10 डिग्री तक चलता है कि बीच में ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। पानी डालेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसे कहा जाता है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। क्या बोला जाता है, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। साइड चेन क्लोरीनेशन करनी है तो क्या होगा, इसके ऊपर भी सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जा सकते हैं। टोल्विन लो, Cl2H न्यू डालो। अब बच्चा यहां पर सोचता है कि सर मैं एक ही क्लोरीन लगाऊंगा, मैं तो इसे बेंजाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करूंगा। मेरे मुन्ना, आप यहां से यहां तक आगे जा ही नहीं सकते, ये नहीं बन सकता। अगर आप बेंजाल्डिहाइड बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से CHCl2 बनाना पड़ेगा। तो ये सवाल पूछा जाता है, बेंजल क्लोराइड बनता है, बेंजाइल नहीं। पानी डाला 373 पे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्वस OH माइनस डाल दूं तो उससे टेम्परेचर को काफी कम कर देने से भी रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि आपने जो रिएजेंट को स्ट्रॉन्ग यूज कर लिया है। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है, जब आप बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस AlCl3, कॉपर क्लोराइड, ये सारा का सारा माल जरूरी है, उससे बेंजीन बेंजल्डिहाइड में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। ये जो कार्बन आई कहां से आई, ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन है। बात याद रखना, ये वाली हाइड्रोजन कौन है, ये वाली हाइड्रोजन है। इसे गेटरमैन कोच रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा सर, ये क्या है, असाइल क्लोराइड से कीटोन की प्रिपरेशन करनी है, वो कैसे करें। सबसे पहले आपको समझना है, हम डाई अल्काइल कैडमियम का यूज करेंगे। कैसे करते हैं, ग्रीनयार्ड रिएजेंट को CdCl2 से रिएक्शन करेंगे तो R2CD बन जाएगा। इसे कहा जाता है डाई अल्काइल कैडमियम, सही है ना। अब डाई अल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करेंगे हम असाइल हैलाइड के साथ। यहां से क्या होगा, इससे क्या होगा, ये वाला जो Cl है रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये इतना पुअर रिएक्टिव होता है कि इसको फर्दर कीटोन के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं कर सकता है। हालांकि अगर मैं ग्रीनयार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करूं तो ग्रीनयार्ड फर्दर इसके ऊपर अटैक कर सकता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन R2CD डाई अल्काइल कैडमियम इसके ऊपर फर्दर अटैक नहीं कर सकता। यही तो चाहते थे हम कि ये कीटोन तक रिएक्शन रुक जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। नाइट्राइल के ऊपर क्या करना है, ट्रीटिंग नाइट्राइल विद ग्रीनयार्ड रिएजेंट। ये रहा आपका नाइट्राइल, ये है आपका ग्रीनयार्ड रिएजेंट। मान लीजिए मैंने इसको अगर RMgX कह दिया तो ईथर डालेंगे। ईथर का काम आपको पता ही क्या होता है, सबसे पहले इमीन जैसा कुछ बनेगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि इमीन तो स्टेबल नहीं होता है, और जैसे ही पानी डाला, पानी डालने से कीटोन बन जाएगा। सर अब ये तो ग्रीनयार्ड रिएजेंट डाला था तो कीटोन के ऊपर दोबारा रिएक्शन हो जानी चाहिए। नहीं मेरे भाई, आपने पानी डाल दिया और पानी में ग्रीनयार्ड बर्बाद हो जाता है, मर जाता है, अपनी हत्या कर लेता है। तो ये कंपाउंड बन चुका है। बेंजीन से जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उससे कैसे बनाया जाएगा,
देखो, मैं फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर सॉरी फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कर लूंगा, आपने ये वाला पार्ट उठाया और इसको क्या कर देंगे, ये वाले को क्या बन जाएगा, ये बन जाता है असाइलियम आयन बन जाता है। और इसकी कभी भी आप रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, ये कैटलिस्ट होता है, दिस इज एसेंशियल, इसके बिना रिएक्शन नहीं होती है, आपका कंपाउंड तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, जैसे मैंने कहा था ये तो फ्लैट मॉलिक्यूल है, ऊपर से नीचे से दोनों तरीके से अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी नीचे से भी अटैक कर सकता है, प्लेन ज्योमेट्री एकदम पंखे की जैसा, तो डंडा ऊपर भी या डंडा नीचे भी लगाया जा सकता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। अब ऊपर लगाएंगे तो कोई एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री नजर आएगी, नीचे से डंडा लगाएंगे तो दूसरी ज्योमेट्री नजर आएगी, तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये हमें एक रेसिमिक मिक्सचर बना करके देगा, क्या बना करके देगा, रेसिमिक मिक्सचर बना करके देगा। ये वाला कंपाउंड दोनों की जो पॉसिबिलिटी होती है 50-50 होती है, क्या होती है, 50-50 होती है। खैर यहां से तो मैंने O माइनस को क्या किया है, OH बनाया है, तो आप ये वाला एक कंपाउंड और इसी की एक मिरर इमेज, दोनों की 50-50 पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों कहा मैंने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया, साथ साथ मैंने ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन को ऐड किया, तो आपने C डबल बॉन्ड O पे दो चीजों को ऐड कर दिया, कार्बन पे एक चीज को ऐड किया है और ऑक्सीजन पे एक चीज को ऐड किया है, इसलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होती हुई एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब रिएक्टिविटी में आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सर कैसे समझ में आएगा, थोड़ा समझाइए तो सही। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना नार का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक क्राउडिंग, 1/स्टेरिक क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना मजा आएगा, स्टेरिक क्राउडिंग जितनी कम होगी उतना मजा आएगा। अब स्टेरिक क्राउडिंग तो भैया हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड, इससे आसान, इससे बेहतरीन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इससे बेहतरीन स्टेरिक क्राउडिंग कहां ही हो सकती है, तो सबसे अच्छा यही होगा रिएक्शन करने के लिए। अच्छा, अब एल्डिहाइड अपनी कैटेगरी के अंदर मोर रिएक्टिव होंगे कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस कर दिया, H लगा दिया, तो भैया उससे क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी। तो हमें क्लियरली बात समझ में आ रही है कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और स्टेरिक क्राउडिंग में डोमिनेटिंग फैक्टर तो स्टेरिक क्राउडिंग होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। अच्छा, अब प्रेजेंट ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज ग्रुप्स क्या करेगा, वो कीटोन को हिंडर कर देता है रिएक्शन करने से। ऑब्वियसली अगर दूसरी तरफ भी R लगा दोगे तो रिएक्शन करनी थोड़ी सी टफ हो जाएगी ना, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही वो रिएक्शन करेगा। अब पहली रिएक्शन देखते हैं, यहां पर क्या होता है, एडिशन करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की। तो इसके अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है। क्या है, ये एक वीक एसिड होता है। लोग समझते ही नहीं है, उनको लगता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं मेरे भाई, ये वीक एसिड। अगर आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर HCN का इस्तेमाल होता है। तो OH माइनस आएगा, यहां से हाइड्रोजन को ले जाएगा, साइनाइड को फ्री कर देगा। अब ये साइनाइड आएगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, अटैक करेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर आप पानी डालेंगे, पानी डालने से क्या हो जाएगा, या फिर H+ डाल देंगे, साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा। अगर आप जानते हैं कि साइनो की बहुत सारी रिएक्शन की जा सकती है, हाँ सर बहुत सारी रिएक्शन की जा सकती है। साइनाइड को मैं फुल्ली हाइड्रोलाइज कर सकता हूं तो उससे एसिड मिल जाएगा, पार्शियल हाइड्रोलाइज कर सकता हूं तो अमाइड मिल जाएगा। तो देखो, दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विद प्योर HCN। जेई एडवांस में एक बार सवाल पूछा था, उन लोगों ने क्या किया, प्योर HCN बोला था, प्योर HCN। तो आंसर था उसके अंदर ऑप्शन कि रिएक्शन बहुत स्लो या फिर नो रिएक्शन। ऑब्वियसली रिएक्शन इतनी स्लो होगी, कौन इतना वेट करेगा कि आपने रिएक्शन को शुरू करी और आपका जो पोता है वो रिएक्शन को, या जो आपकी पोती है या आपकी जो दोती है वो रिएक्शन को कंक्लूड कर रही है। ये कैसी रिएक्शन हुई भाई, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो इसलिए रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमें बेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ये बहुत बढ़िया इंटरमीडिएट है। अब देखो रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, NaHSO3 के साथ। यहां पर जो NCERT है ना, मैं उसे एक बार के लिए थोड़ा सा छोटी सी गाली दे देता हूं, क्योंकि उसने कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना रखा है, जो कि गलत है। कार्बन के साथ सल्फर का बॉन्ड बनता है, और ये इतना बल्कि रिएजेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स के साथ ही रिएक्शन करता है। एल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स के साथ ही रिएक्शन करता है। बात को ध्यान रखना, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाए, कार्बन सल्फर बॉन्ड बनता है। और अगर आप लोगों ने धागे वाली मिश्री देखी है कभी, धागे वाली, तो बिल्कुल वैसा ही क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये बनता है, ऐसा क्रिस्टलाइन होता है ये जो अडक्ट बना है। देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। अगर आपने कीटोन यूज किया जो कि मिथाइल कीटोन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं करेगा, हो गई ना सेपरेशन हो गई तो प्यूरिफिकेशन भी हो गई।
अच्छा सर, एल्डिहाइड के ऊपर अगर हम अल्कोहल को ऐड करें तो क्या होगा? ये जो ROH है ना, इसके साथ मुझे HCl गैस को यूज करना पड़ता है। अब HCl गैस क्या करेगा? HCl गैस करेगा एल्डिहाइड से मुलाकात। एल्डिहाइड से मुलाकात करने पे क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिया। प्रीवियस केस में क्या किया था? प्रीवियस केस में तो मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाया था। इस केस में मैंने क्या किया? मैंने इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाया। अच्छा, तो ये पुअर रिएक्टिव होते होंगे, राइट? यस, ये इंटरमीडिएट मिला है, इसे हेमी एसिटल कहेंगे। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में इसका बहुत 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 यूज होता है। जिस भी कार्बोहाइड्रेट के साथ हेमी एसिटल लिंकेज मौजूद है तो उसे रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। मुझे जरा एक दो रिड्यूसिंग शुगर का नाम लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स में? देखें आपको बायोमोलिक्यूल याद भी है कि नहीं है। अगर नहीं याद है तो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर बायोमोलिक्यूल को रिकॉर्ड करके डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। फिर से ये रिएक्शन को रिपीट किया जाए तो OR लग जाएगा तो उसे एसिटल कहेंगे। अगर आपने रिएक्शन को कीटोन से शुरू किया तो हेमिकीटल, यहां पर कीटल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O है, यानी कि कोई भी एल्डिहाइड या आपके पास कीटोन ग्रुप मौजूद है, और आप ऐसे अल्कोहल का इस्तेमाल करें जो कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर दो दो OH लगे हुए हैं, तो आप HCl का इस्तेमाल करें, आपको एक रिंग मिल जाएगी। सर इसका पर्पस क्या है? इसका यूज क्या है? जब भी आप चाहते हैं कि मैं RC डबल बॉन्ड O को रिड्यूस नहीं करना चाहता हूं, मैं रिड्यूसिंग एजेंट से इसको सेफ रखना चाहता हूं, तो आप इसे एक प्रोटेक्टिंग एजेंट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग एजेंट क्या करेगा? मास्किंग एजेंट क्या करेगा? इस C डबल बॉन्ड O को मास्क कर लेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसका कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि C डबल बॉन्ड O बचा नहीं है। सर लेकिन हम तो C डबल बॉन्ड O ही चाहते हैं। अरे एसिड डाल दो, एसिड डालने से हाइड्राइज हो जाएगा और ये रिंग वापस खुल जाएगी, आपको अपना माल वापस मिल जाएगा। अगर मैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के एडिशन करना चाहता हूं तो सीधे सीधे यहां से आप H2O को निकाल दीजिए और आपको मिल जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। हां, आपको इसे पानी से दूर रखना है, पानी से दूर रखेंगे तभी ये स्टेबल रहेगा, अदरवाइज ये टूट फूट जाएगा। अब इसमें पूरी बड़ी लिस्ट है, अल्काइल ग्रुप, अराइल, ये वो फलाना ढिमकाना, देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। अगर तो आपने हाइड्रोजन का यूज किया तो रिएजेंट अमोनिया होता है, तो इसे इमीन कहेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा NH वाला। अगर NH की जगह NR है तो उसे शिफ बेस कहेंगे। शिफ एक आदमी था, उसका नाम है, उसके नाम से चीज को याद रखा जाता है। अगर OH है तो उसे ऑक्साइम कहते हैं। अगर NH2 है तो हाइड्रोजोन कहते हैं। ये मतलब आया कहां से? ये हाइड्रोजीन से आया। ये कहां से है? फिनाइल हाइड्रोजन से आया, फिनाइल हाइड्रोजन कहेंगे। ये कहां से आया? ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्रैडीज रिएजेंट कहा जाता है। अरे क्या सर, डैडीज नहीं रे, नहीं डैडीज नहीं रे, ब्रैडीज रिएजेंट। अरे सर हमने तो डैडी सुन लिया था। ब्रैडीज रिएजेंट ये क्या है? ये है सेमीकार्बोजोन। अब सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि ये जो कंपाउंड था, इसके ऊपर यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जब मैंने इसको रिएजेंट बनाया होगा तो रिएजेंट कुछ इस प्रकार से होगा। जरा ध्यान देना भैया, मेरा सवाल सुन लेना, मेरा सवाल सुन लेना। ये कंपाउंड एक्चुअली मैंने यूज किया रिएक्शन करने के लिए। देखो ये लिया, इसके आगे मैंने NH2 को लगाया है। अब मैंने यही वाली नाइट्रोजन को इस्तेमाल क्यों किया? मेरे पास ये भी तो नाइट्रोजन थी, मेरे पास ये भी तो नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन नंबर 1, नाइट्रोजन नंबर 2, नाइट्रोजन नंबर 3। तो मैंने नाइट्रोजन नंबर 1 का ही इस्तेमाल क्यों किया? मैंने 3 वाली का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया भाई? मैं वो भी तो यूज कर सकता था। जरा आंसर तो बताना चैट बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है? हम लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको रिड्यूस करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दोनों ये काम हमारे लिए कर सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करके क्या करते हैं? अल्कोहल देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, हमने तो ये भी पढ़ा हुआ है इसकी रिडक्शन कंप्लीटली एल्केन में की जा सकती है। हाँ भाई, की जा सकती है। तो ये है क्लीमेंसन रिडक्शन। ये है क्या? ये है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। जरा ध्यान देना, यहां पर हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया है। उसका काम सिर्फ सिर्फ हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखना, और कोई काम नहीं है उसका। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर जिंक अमलगम का इस्तेमाल किया। मेरा सवाल आप लोगों से, यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताना जरा क्या है? जरा जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताना जरा क्या है यहां पर। और ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? क्या है ये आदमी? क्या है ये आदमी? समझ में आई मेरी बात? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड से आप लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे। जबकि आपके पास अगर वुल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लीमेंस रिडक्शन है तो उसको आप रिड्यूस करके क्या बनाएंगे? उससे आप एल्केन बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिड बनाना चाहते हो तो आपको सोआ का इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में टॉलरेंस रिएजेंट या फैलेंस रिएजेंट जो है वो भी काम कर जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस हैं। टॉलरेंस और जो फैलिंग है, टॉलन क्या कहता है? मैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता हूं, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। लेकिन फेलिंग्स कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करूंगा? मैं ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करूंगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता हूं। कीटोन्स को जनरली आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते।
लेकिन उसको अगर विगरस कंडीशन में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हाई टेम्परेचर पर, तो हाँ, उनको भी तोड़ा फोड़ा जा सकता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, मैं इसको तोड़ करके यहां से भी इसका भी एसिड बना दूंगा और ये वाले बचे हुए मॉलिक्यूल का भी एसिड बना दूंगा। अगर अब मैं यहां से तोड़ूं तो मैं इस पार्ट का एसिड बना दूंगा, फिर इस पार्ट का भी एसिड बना दूंगा, तो वो टूट फूट जाती है, चीजें टूट फूट जाती हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर के कंडीशन में। टॉलरेंस रीजन क्या है? टॉलरेंस रीजन क्या होता है? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। जब भी आप रिएक्शन करेंगे आरसीएचओ की, इसमें सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप मुझे बताएंगे और बेसिक मीडियम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जब भी टॉलरेंस रीजन बेसिक मीडियम में है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मुआ का काम करता है। उससे आपको क्योंकि बेसिक मीडियम था तो एसिड की सॉल्ट मिल जाएगी और सिल्वर मिरर भी मिल गया। क्या मिल गया? सिल्वर मिरर भी मिल गया है। तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट भी पॉजिटिव देते हैं और टॉलरेंस टेस्ट को भी पॉजिटिव देते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि अगर मैं एक टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन को टॉलरेंस रीजन से करूं तो क्या मुझे सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? मुझे इसका आंसर करना। सिल्वर मिरर टेस्ट कैसा मिलेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? और टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, मुझे इसके बारे में बताना। अच्छा, फैलिंग टेस्ट क्या होता है? फैलिंग टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? रोशल सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग यूज करते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। तो आरसीएचओ है, कॉपर 2+ में है और बेसिक मीडियम है, तो उससे क्या बन जाएगा? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। जैसे पान थूक के फेंक देते हैं, हमने पान खाया और हमने ऐसा खाया और ऐसा थूक दिया और थूक कर हमने क्या कर दिया? दीवार पूरी लाल कर दी। तो बस वैसा सा कलर होता है, बिल्कुल वैसा सा कलर होता है बोला जुबा केसरी। तो भैया रेड ब्राउन कलर एकदम ऐसा पान, थूका हुआ पान, उसके जैसा कलर होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल नेगेटिव देते हैं। जो ऑक्सीडेशन करनी है मीथाइल कीटोन की, हेलोफॉर्म टेस्ट से। हेलोफॉर्म क्या है? हेलोफॉर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे NaOH प्लस H2 का कॉम्बिनेशन, या फिर आपको डायरेक्टली वो NaOX लिख करके भी दे सकता है। तो आप शुरू करेंगे एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसके पास एक मीथाइल और कीटोन मौजूद है, तो उससे आपको एसिड की सॉल्ट मिल जाएगी। और ये जो CH3 वाला पार्ट था, इस CH3 का आपको आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये मिल जाएगा। यूजुअली लेबोरेटरी के अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। CH3L3 बन गया है, आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये जो दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने छुआ तक नहीं, छुआ जो तूने ऐसे मैं पानी पानी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यहां पर कोई पानी पानी नहीं हुआ है। तो NaOCl देखो, ध्यान देना जरा, NaOH NCl2 को यूज कर सकते थे या फिर आप NaOCl डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ये चला जाएगा और यहां पर ONA आ जाता है। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ भी यूज किया जाता है, जिससे हम CH3CO का डिटेक्शन कर सकते हैं, या फिर एक ऐसे ग्रुप्स जो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये बना करके दे देते हैं, यानी कि अल्कोहल भी सेकेंडरी अल्कोहल जैसा कंपाउंड है ना, CH3 मीथाइल सेकेंडरी अल्कोहल, वो भी ऑक्सीडाइज होकर के मीथाइल कीटोन जैसा बन जाते हैं और उससे फिर रिएक्शन दे देते हैं, अल्फॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या टेस्टिंग हो सकती है भैया? देखो सबसे बढ़िया क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? ये रहा एक कंपाउंड एल्डिहाइड, बेस आएगा, बेस यहां से हाइड्रोजन को लिफ्ट करेगा, ये यहां से एसिड बेस रिएक्शन करेगा और फिर ये खुद पर ही अटैक कर देता है। ये क्या करता है? खुद पर ही दूसरे मॉलिक्यूल पर ही अटैक कर देता है। ये रहा C डबल बॉन्ड ओ, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये इस पर अटैक कर देगा, इस पर अटैक करेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। देखो CH3 आ गया, CHOH आ गया, CH2 आ गया, CHO आ गया। ये जो हीटिंग करी है ना आपने, जो पानी निकला है, OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकलेगा। लेकिन ये मैकेनिज्म आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये मैकेनिज्म E1CB से होता है, वाया कॉन्जुगेट बेस से होता है। तो आपको जो कंपाउंड मिला है उसके अंदर आपको यहां पर एक एल्डिहाइड भी है और साथ साथ यहां पर एक अल्कोहल भी है। तो एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का OL दोनों को मिलाकर के एल्डोल। जब आप हिट कर देंगे तो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, आपको एल्डिहाइड मिल चुका है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डाइल्यूट NaOH का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो 10% होती है, जनरली 10% होती है। क्रॉस एल्डोल करनी है, अगर आपके पास दो तरीके के एल्डिहाइड्स हैं, दोनों को हीट कर दो आपस में, जो बहुत ही अच्छा आपको एक इनोलेट यानी कि जो हाइड्रोजन को दे देगा, वो रिएक्शन कर देगा। तो इसका मतलब ये खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा? 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 4, 2 मिलेंगे सेल्फ, 2 मिलेंगे क्रॉस, 2 मिलेंगे सेल्फ, 2 मिलेंगे क्रॉस। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। फिर देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या करती है? अगर आपके पास एक ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड KOH का इस्तेमाल करेंगे, करीबन 50% होती है। तो एक को कर दो ऑक्सीडाइज, एक को कर दो रिड्यूस। तो आपको करना क्या है? एक मॉलिक्यूल को आपको OH- देना है, तो जो आसानी से OH- को ले लेगा बस वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो आसानी से OH- को नहीं ले सकता है
वो हाइड्राइड लेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। बस एक मॉलिक्यूल को उठा करके आपको ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस कर देना है। ऐसे रिएक्शन जिसमें सेम मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? देखो हमने यहां पर CHO ग्रुप को लगा रखा है। CHO ग्रुप क्या है? -M ग्रुप है। -M ग्रुप क्या है? मैटर डायरेक्टिंग है। तो बस यहां से क्या कराओ, यहां से NO2 लो और मैटर पोजीशन पे लगा दो। सिंपल सी बात है, बात समझ में आई होगी। अब ये कुछ एसिड हैं जो कि डाई एसिड्स हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, ओम्स गैप्स। ओम्स गैप्स, ओम्स गैप्स क्या है सर? ये ऑक्सैलिक एसिड, जब इन दोनों कार्बन COO COH के बीच में एक भी CH2 यूनिट नहीं है। कितने CH2? 0 है, तो इसे ऑक्सैलिक एसिड कहेंगे। अगर एक है तो उसे मैलोनिक कहेंगे, दो है तो सक्सिनिक एसिड कहेंगे, तीन है तो ग्लूटारिक एसिड कहेंगे, चार है तो एडिपिक एसिड कहेंगे, पांच है तो पाइमेलिक कहेंगे, छह है तो सुबैरिक कहेंगे, बेंजोइक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, थैलिक एसिड। ये पता होना चाहिए आपको, थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड है ये। मेथड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जरा देख लें। देखो बच्चों, मेरे पास एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को KMnO4 के प्रेजेंस में हीटिंग कर दो, थोड़ा सा एसिड नेक्स्ट स्टेप में डालना तो एसिड मिल जाएगा। जॉन्स रिएजेंट ले रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? जॉन्स रिएजेंट है। तो जो एल्डिहाइड अल्कोहल था वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो KMnO4 K2Cr2 जॉन्स रिएजेंट, इन सब का इस्तेमाल करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। ये वो रिएक्शन है जिसके बारे में कह रहा था कि जेई में ये भी सेशन नंबर 1 में इसमें पूछा गया था। KMnO4 हीटिंग कर दो और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। टर्शरी ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते। बस यहां पर कार्बन है, हाँ है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, हाँ है, ये वाली कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दो, बाकी सारी के सारी को निकाल फेंको, निकाल दो। अब बेंजीन के साथ जितनी भी कार्बन लगी हुई होंगी सभी के सभी को ऑक्सीडाइज कर देना है आपको, सभी के सभी को ऑक्सीडाइज कर देना। मैंने बना दिया, सबको ऑक्सीडाइज कर दिया। नाइट्राइल और अमाइड का ही अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है, अगर आप इसके लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे तो उससे अमाइड बनता है। अगर आप और ज्यादा अमाउंट डालेंगे पानी का तो उससे एसिड बन जाएगा। अमाइड को करेंगे तो ऑब्वियसली एसिड बनेगा। अमाइड को आपने हीट कर दिया, अगर आपने अमाइड को एसिड के प्रेजेंस में हीट कर दिया तो उससे एसिड मिल जाता है। देखो ना, इन दोनों की मुलाकात से ही तो अमाइड मिला था, और इन दोनों की मुलाकात जब हुई थी तो पानी निकला था। अब जब मुलाकात से पानी निकला है और आप पानी डाल रहे हो वापस, तो बस मुलाकात नहीं होगी, चीजें वापस मिल जाएंगी। ग्रीनर रिएजेंट को अगर CO2 पे डाल दिया तो R इस पे अटैक करेगा, तो बस बन गया आपका RCOOOMG X X H प्लस डालो तो ये बन गया आपका एसिड, ये बन गया आपका एसिड। अगर आप ग्रीनयार्ड रिएजेंट से बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? एसिड बनाना चाहते हैं, तो आपको CO2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपके पास RCOCl है तो पानी डालो, ये एसिड बना देगा। बेस डाल सकते हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी, माइनस है, रिएक्शन हो गई। अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड लिया, देखो मेरी बात समझो, अगर जितने भी एसिड के डेरिवेटिव हैं उनको पानी से नफरत है, जैसे कि अमाइड हुआ, एस्टर हुआ, एसिड हलाइड हुआ, एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ, ये सारे के सारे क्या है? आपने इनमें से पानी निकाला था, अब इनको पानी दोगे तो वापस एसिड बन जाएगा, पानी दोगे तो एसिड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। एस्टर है, मैंने कहा पानी डालोगे तो एसिड बन जाएगा, एस्टर है पानी डालो एसिड बन जाएगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात? केमिकल रिएक्शन देखिए जरा। एसिडिटी नेचर देखो, ये तो जीओसी का पार्ट है, क्लियरली जीओसी का पार्ट है। अगर आप कभी भी किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन को नोट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हो, सोडियम इज द बेस्ट चॉइस। सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, कहेगी बाय बाय। अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, हाँ इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। अगर आप NaOH के बजाय NaHCO3 जो कि थोड़ा सा वीक बेस है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे कि मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड हूं भाई, मैं रिएक्शन कर लूंगा। तो अगर आप कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर RCOOH यानी कि COH कार्बोक्सिलिक एसिड की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसे बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दो, इसे बाइकार्बोनेट टेस्ट कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो डिसोसिएट कर जाता है पानी के अंदर ड्यू टू रेजोनेंस, टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायन एंड हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब पानी के अंदर ये एसिडिटी दिखाता है, सही है कि नहीं? अब देखो, अगर आप इसकी एसिडिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट बेस जो है वो एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो ये कहेगा ओई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत दो इलेक्ट्रॉन मत दो, मैं नहीं ले सकती, मेरे पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो बस आपको एक बात याद रखनी है, इससे आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है जो कि जीओसी का पार्ट है, टोटली जीओसी का पार्ट है। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे कार्बन माइनस को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पसंद है, सिंपल सी बात है। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे कार्बन प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पसंद है। ओह माय गॉड, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो प्लस M ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पे माइनस M ग्रुप लगा हुआ, तो मुझे माइनस को स्टेबलाइज करना है, तो माइनस को स्टेबलाइज करने के लिए माइनस M वाला बहुत अच्छी बात होगी। तो इसका pKa जितना कम pKa उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो कम है, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ गया, क्योंकि ये तो दर्द दे रहा होगा इसको, ये तो दर्द दे रहा है, इसका दर्द ले रहा है, ये तो दर्द इसका ले रहा है।
अच्छा, अब देखिए जरा एनहाइड्राइड बनाना कैसे? अरे भैया सिंपल सी बात है, 2 लोगों को पास में लेकर के बिठाओ और यहाँ से पानी निकाल दो। ये निकाल दो पानी, देखो। अब पानी निकालने वाले लोग कौन होते हैं? पानी निकालने वाले होते हैं P2O5, Al2O3, एसिड, ये सब होते हैं। इनमें से कुछ भी यूज़ कर लो। अब अगर मैं एस्टरिफिकेशन करना चाहता हूं तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इसका OH सैक्रिफाइस होता है और इसका H जाता है, बस ये ध्यान रखना है, यहां पर और कुछ भी नहीं है। एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H जाएगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एसिड के तौर पे मुझे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे आप H2SO4 यूज कर लीजिए या फिर HCl गैस का इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बिना रिएक्शन बड़ी स्लो होती है, काफी पुअर होती है। अगर आपके पास एक एसिड है, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं ना ROH की रिएक्शन को इनके साथ किया जाता है तो क्या मिलता है? RCl मिलता है। बस आप यहां से क्या करेंगे? OH 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 को हटाएंगे, Cl लगाएंगे, सिंपल सी बात है। इसे थाइनिल क्लोराइड कहा जाता है, जो कि प्रेफर्ड है। इससे क्या होता है कि बाकी सारे के लोग गैस फॉर्म में निकल जाते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म में मिलता है। फर्दर प्योरिफिकेशन हमें नहीं करनी पड़ती। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया भाई साहब। क्या है? एसिड की रिएक्शन को बेस से करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। अगर हीटिंग दी नहीं हुई है, अगर हीटिंग नहीं दी हुई है तो आप यहीं रुक जाएंगे। अगर हीटिंग दी हुई है तभी आप अमाइड बनाएंगे। एसिड है, बेस है, रिएक्शन करके आपने सॉल्ट बना दिया, हीटिंग दी है तो आप अमाइड बनाएंगे। बात समझ में आई? अब ये आती है थैलामाइड की रिएक्शन, यानी कि जो आप लोग अमाइन चैप्टर में मेरे से पढ़ेंगे, जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो उसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे? एसिड है, दोनों तरफ अमाइड, दोनों तरफ वो अमाइड बनाना है हमें। कैसे बनाएंगे? हम पहले सॉल्ट बनाएंगे, हीटिंग करेंगे, दोनों तरफ अमाइड आ गया। हीटिंग कर दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दो, यहां से अमोनिया निकल जाएगा, ये यहां से NH2 निकालो, यहां से H निकालो, क्या बन गया? आपके पास थैलामाइड बन चुका है। रिडक्शन करके देखें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो एसिड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। याद रखिएगा इस बात को। B2H6 जो है वो भी रिड्यूस कर सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करनी चाहते हैं तो उसमें नाउकाओ का इस्तेमाल करेंगे। नाउकाओ क्या करेगा? यहां सबसे पहले ये माइनस है, ये माइनस क्या करेगा? अनायन बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगी, CO2 बन के निकल जाएगी और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो फाइनली क्या कर लेगा? RH बन जाएगा और Na2CO3 बन जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है। कोल्बीज रिएक्शन को हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर का मेरा वन शॉट नहीं देखा है, एनसीईआरटी हाईलाइट नहीं देखा, तो प्लीज उसे देख लेना, आपको चीजें वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कोल्बीज हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगी वहां से। तो देखो बच्चों, मैंने सारी की सारी रिएक्शन जो है एनसीईआरटी के मुताबिक मैंने सारी की सारी डिस्कस कर ली है। उम्मीद करता हूँ इस मात्र 40 मिनट के लेक्चर में आपने सारा का सारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सबको बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, समझ लिया है। रिवाइज जरूर करना है यार। देखो, मैं हमेशा बच्चों को मेरे बोलता हूं, मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे प्यारे बच्चे, कि हमें रिवाइज करना है, हमें दोबारा वाइज बनना है, हमें रिवाइज बनना है। आप कहीं से रिवाइज की स्पेलिंग तो ये होती है? हाँ होती है, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं ये है रिवाइज की स्पेलिंग। आपको दोबारा से वाइज बनना है, फिर से वाइज बनना है। एक बार चीज को पढ़ लिया, आपको दोबारा देखना है, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना वीडियो। अरे तुम्हारे फायदे की भी चीज बना रहा हूं, मेरे को क्या है भाई। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।